नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये स्टडी विद टिया का चैनल है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। डेली का करंट अफेयर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर का जो क्रक्स है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो लिया गया है। द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इस तरीके के अलग अलग न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप इसे समझ भी सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड किया गया है, कुछ कुछ एजेंसी के बारे में। जैसे मैंग्रोव के बारे में न्यूज़ है तो मैंग्रोव के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है इसमें। और जैसे कांवड़ यात्रा के बारे में है तो एनजीटी क्या कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। और तो इसमें वो है कि एनजीटी क्या कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। तो इसमें एनजीटी क्या होता है, ये कब आए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी समझाया हुआ है इसमें। और वनतारा के बारे में देखेंगे हम क्या है, और एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखेंगे। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसे हम कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी जो समझ में नहीं आए। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि, और धीरे धीरे हम साथ मिलकर हम इम्प्रूव करेंगे इसमें। तो एक एक करके न्यूज़ अभी हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इसमें बात लिखी गई है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट इज़ डन। मतलब कोई भी चीज़ हम जब तक उस चीज़ को करते नहीं तब तक हमें इम्पॉसिबल लगता है। तो ये बात कही गई है। अब हम एक एक करके न्यूज़ देखते हैं कौन क्या क्या न्यूज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है जो दलदली इलाके में होता है, जैसे कि कोस्टल रीजन में, खासकर ये कोस्टल रीजन में होता है जहाँ ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर जब मिलते हैं, मतलब हल्का सॉल्टी वाटर हो, तो वहाँ पे मैंग्रोव बहुत उसमें वहाँ पाए जाते हैं। इसका रूट जो होता है मैंग्रोव का वो अंदर होता है। तो और ये बहुत जो आसपास की कम्युनिटी है, और इसका बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स हैं तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो इसके टिम्बर होते हैं, इसके लकड़ी होते हैं, वो भी काम के आते हैं, काम के होते हैं। तो इस ये सब को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम लाई गई थी 2023 में। तो उसका नाम है मिस्टी स्कीम। इसके तहत अभी अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुजरात में 19,020 हेक्टेयर में मिस्टी स्कीम के अंदर एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है मैंग्रोव का। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। तो अभी एफॉरेस्टेशन यानी पॉजिटिव बात कही जा रही है। तो ये न्यूज़ में है, कहाँ पे, गुजरात में। तो ये तो न्यूज़ में है, पर इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये क्या है। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए हम मैंग्रोव समझेंगे कि होता क्या है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव तो अभी हमने देखा कि ये पौधा होता है जो ब्रैकिश वाटर में होता है। अब हम मिस्टी स्कीम पहले देखते हैं क्या। इसके तहत ही ये पेड़ लगाने की बात कही जा रही है कोस्टल रीजन में। तो ये 2023-24 में बजट में कहा गया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये यानी जितना भी मैंग्रोव है उसे 2023 से लेकर 28 तक उसे एक्सपेंड किया जाएगा। एम क्या है, एक्सपेंड इंडियाज मैंग्रोव कवर एंड इन्हांस कोस्टल रेजिलियंस। मतलब इसे एक्सपेंड करके जो कोस्टल रीजन है आसपास के उसे इम्प्रूव किया जाएगा, वहाँ का कम्युनिटी का इनकम भी बढ़ाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव। मतलब रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्ट मतलब पेड़ लगाना, और रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पेड़ था वहाँ बार बार पेड़ लगाना। इकोसिस्टम एलोंग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जितना भी कोस्टल रीजन में है। अब हम देखते हैं मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। कोस्टल रीजन में तो हमें पता है, पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 5 आप याद रखना। तो ये होता है, आप मैप में भी ड्रॉ करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे देश में, कंट्री में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव होता है। वेस्ट बंगाल सुंदरबन में तो दुनिया में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का। ये बात याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। अब इस स्कीम के लिए फंड कहाँ से मिलता है, तो एक है कैंपा फंड। कैंपा फंड का मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब ये फंड तब देती है जब एक जगह से पेड़ काट के दूसरी जगह पेड़ लगाया जाता है, उसके लिए फंड देती है। मनरेगा से भी इसे फंड आता है। और जो ये जो प्रोजेक्ट है, जो मिस्टी स्कीम है, मिस्टी स्कीम, वो मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो क्योंकि इन्वायरमेंट का बात किया जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में है। अब मिनिस्ट्री का कौन से मिनिस्टर हैं अभी, अब उनका नाम बताना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू जो 27 हुआ था, उसमें भी मैंग्रोव के कंजर्वेशन के बारे में बात कही गई थी, जो इसका नाम दिया गया था मैंग्रोव अलायंस। इसके तहत मैंग्रोव सबको इम्प्रूव करना है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, तो इसमें भी ये आ जाएगा इस तरीके का प्रोजेक्ट से।
अब इसके बेनिफिट कुछ कुछ लिखे हुए हैं। जो है वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है मैंग्रोव, क्योंकि पानी के अंदर रहता है तो वो कभी भी गंदे पानी के अंदर नहीं रहेगा। अगर वो गंदा पानी में है, गंदा पानी हो गया उसका जगह, तो वो उसका रूट बाहर आ जाता है। तो इससे समझ में आ जाता है, इस तरीके से बाहर आ जाता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो समझ जाते हैं कि वहाँ का जो पानी है वो भी गंदा हो रहा है, तो वो फिल्ट्रेशन। और उसका जड़ जो पानी के अंदर रहता है वो बहुत सारे चीज़ को छानते भी रहता है, तो वो छन्नी का भी एक तरीके से काम कर सकता है। फिर फिशरीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अभी वो एक जंगल एक ना हैबिटेट प्रोवाइड कराता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के। फिशरी भी होता है, वहाँ बहुत सारे फिश भी होते हैं। 3000 तरीके के स्पीसीज ऑफ फिश वहाँ पर होते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम में। एक इकोसिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन भी करता है। मतलब हम जानते हैं कि बहुत सारा जंगल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, पर मैंग्रोव 3 से 5 गुना ज़्यादा वो ये करता है, स्टोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइवलीहुड के से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मैंग्रोव। मतलब आसपास की कम्युनिटी उसका टिम्बर बेच के बहुत सारे इनकम भी कर सकते हैं, तो आसपास के लोगों का भी इनकम बढ़ जाएगा। उसका वुड तो होता ही है वैल्यूबल, और फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कोस्टल प्रोटेक्शन, मतलब फ्लड आ गया या फिर सुनामी, ये सब का भी असर को कम करता है। उसका जो भी वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है। इस तरीके से टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही है, लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब बेनिफिट है मैंग्रोव का। अब हम देखते हैं एरिया कवर। तो वर्ल्ड में जो मैंग्रोव है वो 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। एशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव होता है, उसमें भी साउथ एशिया में 6.8% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव है। इंडिया मैंग्रोव यहाँ 45.8% होगा, साउथ एशिया में। जो इंडिया का एरिया जो है उसमें उसका 0.15% जो है कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया, उसमें मैंग्रोव है। तो जो कि 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। भीतरकनिका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, जो कि ब्राह्मणी और बैतरणी डेल्टा के पास में है। तो ये था मैंग्रोव के बारे में। इसमें कुछ कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। जब रूट बाहर आ जाता है पानी से, पानी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस रूट को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो ये है न्यूमेटोफोर, जब इस तरीके से बाहर आ जाता है। और एक है विविपोरस, एग्जाम में बहुत बार पूछता है विविपोरस का मतलब क्या होता है। विविपोरस का मतलब होता है लाइव बर्थ। मतलब इस सीड्स आ जाता है, सीड्स में जब पौधे निकल जाते हैं तब तक वो पेरेंट से कनेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं विविपोरस। तो ये था मैंग्रोव के बारे में कंप्लीट। आप कोई भी एग्ज़ाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर आप लिखने वाला हो, तो आप इस तरीके से कुछ नॉलेज लेके आप लिख सकते हो आराम से, अगर आप इसे ध्यान से पढ़े हो तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़ यात्रा आप लोगों ने सुना होगा, ये होता है जिसमें हरिद्वार से पानी ले करके लोग निकलते हैं, और हरिद्वार से पानी भर के, जिसका जितना कैपेसिटी हो, कोई 10 लीटर 20 लीटर 25 लीटर, तो शरीर भी फिट रहता है ये करने से, एक्सरसाइज भी होता है चलने से। और पानी लेके अपने रीजन में अपने श्रद्धा भाव से जो भी है पानी लेके आते हैं, फिर चढ़ाते हैं भगवान को। तो ये होता है कांवड़ यात्रा। अब इसमें एनजीटी का क्या रोल है? इसमें कहा जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा होता है 111 किलोमीटर का कांवड़ यात्रा, उसमें पहले होता था कि लोग बहुत चलते हैं, उसके लिए पेड़ पौधा होता था, लोगों को चलने में प्रॉब्लम नहीं होता, धूप नहीं लगता था, और छाँव से ज़मीन भी थोड़ा नमी रहता है, तो जंगल का बहुत सारा फायदा है, तो लोग में तो प्रॉब्लम नहीं होता था चलने में। अब ये जंगल जो है वो 17,660 ट्री काट दिया गया है। गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, यही रास्ता होता है कांवड़ यात्रा का। तो ये रिपोर्ट जो PWD है वो दिए हुए हैं, वो उसके डाटा के हिसाब से। तो NGT जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी कहा कि बहुत लार्ज स्केल में पेड़ पौधा काटा गया है, और विदाउट फाइनल अप्रूवल के। तो ये सब चीज़ को देख करके NGT भड़क गए। NGT क्या होता है अभी हम देखेंगे, और वो गवर्नमेंट से पूछे ये क्या चल रहा है स्टेट में, ऐसे जंगल बिना अप्रूवल के, फाइनल अप्रूवल के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए क्यों काट दिया गया। तो इस चीज़ को लेकर के ये चीज़ न्यूज़ में था कि NGT भड़क गए हैं। अब देखते हैं कि पहले NGT देख लेते हैं क्या है, फिर देखेंगे फॉरेस्ट का क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो NGT
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बोलते हैं। ये एक तरीके का कोर्ट होता है, जैसे कोर्ट में हर केस, ऑलरेडी कोर्ट के पास बहुत सारा केस होता है, तो इसे बनाया गया था। तो इसे बनाया इसलिए गया था, 2010 में ये इफेक्टिव है, क्योंकि जल्दी से जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस हो उसे सॉल्व किया जाए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। और ये जो इंडिया है वो थर्ड कंट्री है एनजीटी को बनाने वाला। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। जो रोल है अंडर 7 स्पेसिफिक लॉ, इसको 7 लॉ के अंदर ये काम करते हैं। तो ये 7 लॉ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे: द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सीज एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सब लॉस के तहत ये बताते हैं कि आप जो भी काम हो रहा है वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है, एनजीटी। और इनके पास पावर होता है, ये 6 महीने के अंदर कोई भी केस सॉल्व कर देते हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो उनके जजमेंट से, तो वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया कि हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एनजीटी से किसी को जजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो वो 90 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये था एनजीटी। अब देखते हैं फॉरेस्ट को लेकर के क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फॉरेस्ट जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो कि इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे ट्रांसफ़र किया गया था। और फिर इसमें आर्टिकल 51A है। अगर आप आर्टिकल देखना चाहते हैं तो स्टडी विद टिया के चैनल में जाके आप पॉलिटी वाले सेक्शन में जाके आप सारा आर्टिकल बहुत डिटेल में समझ सकते हो। क्योंकि जब मैं पढ़ती तो मुझे लगता कोई स्पेसिफिक आर्टिकल समझा दे, इसलिए मैं ये चीज़ को इनिशिएट की, हर आर्टिकल को बहुत डिटेल से समझाई हूँ। और जो आर्टिकल थोड़ा लेंदी या लगता है किसी और समझाए तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो अगर आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में जाके आर्टिकल स्पेसिफिक उस बहुत मतलब 1 मिनट 2 मिनट का है, तो आप आराम से उसे देख के समझ सकते हो। तो फिर आर्टिकल 51A है वो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कही गई है उसमें। तो उसमें ए से लेकर के के तक है। तो ए से लेकर के के तक में एक जी आता है। तो उसमें कहा गया है कि हमारा जो लोगों का ये ड्यूटी है कि अपना नेचुरल इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें। फिर आर्टिकल 48A में भी कही गई है, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, कि गवर्नमेंट का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने फॉरेस्ट को और जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उससे सुरक्षित रखें। ये डीपीएसपी के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 21 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें कहा गया है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ये हमारा राइट है, हमारा हक है, इसे हमें मिलना चाहिए। इस वजह से ये सारी बातों को ध्यान में रख के एनजीटी बनाया गया। तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या रिपोर्ट पेश किया जाता है फॉरेस्ट को लेकर के यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे न्यूज़ आएगा और डिस्कस होते रहेगा। तो ये था। अब एक और न्यूज़ है, बहुत प्यारा सा न्यूज़ है जिसे हम देखते हैं। वनतारा का आपने नाम सुना होगा। वनतारा एन एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लोकेटेड इन जामनगर गुजरात। तो जामनगर गुजरात में है वनतारा। वनतारा जो है इसका मतलब होता है, वनतारा का मतलब होता है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब संस्कृत में मतलब जितने भी जो जानवर हैं, जो इंडेंजर स्पीसीज़ हैं, उनके इंजर्ड हो जाएंगे वो, या उनको बचाने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, फिर ये सब कंजर्वेशन के लिए एक जगह बनाया गया है जिसमें डॉक्टर हैं, रिसर्च होता है, उनके जो ब्रीडिंग सीजन होता है उनमें कोई भी बीमारी हो जाए या उनको कैसे बचाया जाए, ये सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लीडरशिप ऑफ अनंत अंबानी के द्वारा किया जा रहा है ये इनिशिएट। तो इसमें ही अभी हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गए थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हो। तो ये बहुत प्यारा सा जगह है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। देखिए आप फोटो में किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये वनतारा, इससे ही रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसमें जो भी इंडेंजर स्पीसीज़ है उसे ध्यान में रखा जाता है। ये बस उसका ध्यान में रखते हैं, यूज साइंटिफिक रिसर्च कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट थ्रेटेन स्पीसीज। जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनका भी इसमें ख्याल रखा जाएगा, एनिमल्स का। और ये दुनिया का लार्जेस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकता है, कंजर्वेशन एनिमल का कंजर्वेशन सेंटर बनाने का ये प्रयास है।
लोगों का। देखते हैं आगे क्या होता है। वनतारा याद रखना आप। फिर एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था, ट्रेंड में न्यूज़, वो ये है, जो ये है कन्नड़ एक्ट्रेस रानियो राव, वो अरेस्ट फॉर स्मगलिंग गोल्ड। वो 12 करोड़ का गोल्ड लेके वो जा रही थी, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो कि लगभग 15 kg का गोल्ड था। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप याद रखना, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में इन्हें अरेस्ट किया गया। और ये स्टेप डॉटर है आईपीएस ऑफिसर के रामचंद्र राव, कर्नाटका के, ये कर्नाटका में है ये, और इन्हें अरेस्ट किया गया। अब ये सब तो न्यूज़ में था, पर हमारे जानने और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है द डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। ये हमसे इसके बारे में, एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, वो पूछा जा सकता है। तो जो इन्हें अरेस्ट किए हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं ये एजेंसी के बारे में, ये क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। तो क्या होता है, ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। मतलब कोई भी स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी एक जगह से दूसरे जगह से कुछ छुप छिपा के इलीगल वे में जाता है कोई चीज़, कोई आदमी हो या कोई सामान हो या एनिमल्स प्रोडक्ट, कुछ भी हो, छुप छिपा के जाता है, या टैक्स चोरी करने का कोशिश करता है बिना टैक्स के, कस्टम ड्यूटी के, ऐसे करके भी जाता है, तो उसे स्मगलिंग कहते हैं। तो ये इस एंटी स्मगलिंग एजेंसी, ये सबको रोकने का, प्रोटेक्शन का, अरेस्ट करने का जो काम है वो DRI करते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है। फिर और क्या इनका है, फंक्शन अंडर डिपार्टमेंट। अब किस डिपार्टमेंट के अंदर में है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, आप उसे ठीक कर लेना। फंक्शन अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल, कौन से डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फिर वर्क क्या होता है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, मतलब इस तरीके का ऑपरेशन कराते हैं, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, जो सामान जिससे डायरेक्ट डिटेक्ट प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ गोल्ड हो या नारकोटिक हो, जो कोई भी नशा का चीज़ हो, या फेक करेंसी हो, या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट हो, ये सब चीज़ इधर से उधर कोई इलीगल लेके जाए तो उसको दबोचते हैं ये वाला एजेंसी। ऑपरेशन एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये से कहाँ कहाँ होता है, इस तरीके का चीज़ कहाँ हो सकता है, या तो एयरपोर्ट में हो सकता है, सी पोर्ट में हो सकता है, और चेक पॉइंट पे, बॉर्डर चेक पॉइंट पे हो सकता है। फिर रिवेन्यू, फिर इनका क्या काम क्या होता है, रिवेन्यू इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी टैक्स, कोई इवेजन कर रहा है, कोई टैक्स चोरी करने के लिए बहुत सारा बहुत सारा काम करते हैं, तो उस चीज़ को भी कौन पकड़ता है, DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये इस चीज़ को भी पकड़ते हैं जब कोई टैक्स चोरी करता है, या मिस डिक्लेरेशन गुड्स, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ को कम बता देता है, या कस्टम ड्यूटी फ्रॉड हो, ये सब का भी काम कौन करते हैं, DRI ही करते हैं। मॉनिटर मनी लॉन्ड्रिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम में भी। और क्या काम है इनका, स्पेशल इंटेलिजेंस ऑपरेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के साथ, सबसे डोमेस्टिक करके ये पीस, एक तरीके से जो भी कुछ गलत हो रहा हो तो उससे रोकते हैं करने से। डाटा यूज़ करते हैं और सर्विलेंस करते हैं, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। और इनके पास ना पावर भी होता है, एम्पावर ऑफिशियल टू सर्च, सीज, अरेस्ट सस्पेक्ट अंडर कस्टम एक्ट 19। ये बस मतलब कुछ एजेंसी का सिर्फ काम होता है कि उसे अरेस्ट कर, उसे मतलब धमका देना है, किसी और को बोलना है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, पर इनके पास एक्स्ट्रा पावर है। इस ये ध्यान रखना, एम्पावर ऑफिशियल टू सर्च, वो इनके पास सर्च, सीज मतलब रोक भी सकते हैं इस काम को करने से, अरेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि DRI के पास ये पावर है या नहीं अरेस्ट करने वाला, तो अरेस्ट सस्पेक्ट अंडर द कस्टम एक्ट 1960, और उन्हें जो पावर मिलती है वो कस्टम एक्ट है 1962 का। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीगल एंड इन्फोर्समेंट एक्शन, वो सीज भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें कौन होते हैं, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑपरेशन थ्रू द रीजनल भी होते हैं और जोनल भी होते हैं, जो बड़े रैंक के IAS ऑफिसर ही ये सब में होते हैं।
सिग्निफिकेंस क्या है इस वाले एजेंसी का, DRI का, डायरेक्टरेट रिवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, इनका जो ये था, सिग्निफिकेंस क्या है, सिक्योर इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक तो ये टैक्स वैक्स का जो चोरी होता है उसको ही बचाते हैं, ताकि जो देश का पैसा है वो इधर उधर ना जाए बिना टैक्स दिए। और इन्हेंस नेशनल सिक्योरिटी, और यहाँ जो स्मगलिंग हो किसी चीज़ का, पैसे का हो या इधर से उधर कोई भी सामान जाए, टेररिज्म को भी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखते हैं। तो इनका दो ये इस तरीके से आप सिग्निफिकेंस याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यूज़ था। तो इस तरीके का न्यूज़ है आज, जो ख़त्म हो गया है, अब एक बार देख लीजिए। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये एक्ट्रेस के बारे में। DRI वाला रैंक का भी हमने किया कंप्लीट। DRI क्या होता है, ये एजेंसी। और गुजरात के बारे में देखा क्या है, एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, मैंग्रोव्स के बारे में बहुत डिटेल से देखा हमने। NGT के बारे में क्या देखा, क्या गुजरात को कह रहे हैं वो। फिर हमने वनतारा के बारे में देखा। एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें जो यूक्रेन और रसिया को लेके जो वार चल रहा था, जिसमें यूएसए उन्हें फंड देने से मना कर दिए। तो इसमें वो जो जेलेंस्की है वो घबरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरा जो आधा मिनरल जो तुम्हारे जो है अंदर में यूक्रेन के, वो हमको दे दो, फिर तुम्हें हम फंड प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके का लेकर के भी हल्ला हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अमेरिका साथ तुम्हारा नहीं दे रहा तो हम देंगे। फिर भी अमेरिका ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए घबरा गए हैं जेलेंस्की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो वो बोल रहे हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। अब क्या ठीक करते हैं वो आगे न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो उन्हें यही न्यूज़ है कि उन्हें फ़ंड देने से अमेरिका मना कर दिया कि अब तुमको फ़ंड नहीं देंगे। अगर फ़ंड देंगे भी तो तुम्हारे अंदर जितना स्टोर है वो आधा मिनरल हमको दो, हम उसमें काम करेंगे, फिर तुम्हें हम कुछ देंगे। तो यही बात है इंटरनेशनल न्यूज़। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये न्यूज़ था। तो कुछ डाउट हो या कुछ ठीक करना हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। और देखते हैं कल का क्या न्यूज़ रहता है, कल डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।